नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर आज क्या कुछ खास रहेगा खबरों में बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। शाम 5 बजे के बाद उम्मीदवार करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीट पर होगी वोटिंग। बिहार की सियासी बिसात पर उतरेंगे बड़े बड़े धुरंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महिला एनडीए कार्यकर्ताओं से संवाद। राजनाथ, अमित शाह, राहुल गांधी, नीतीश और तेजस्वी समेत अखिलेश यादव की एक के बाद एक कई रैलियां। पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आज से शुरू होगा निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। अगले 1 महीने तक बीएलओ घर घर देंगे दस्तक। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से दिल्ली में मिलेंगे इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार। विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय विकास पर होगी बात। और 2 चरण में होगी भारतीय महिला फुटबॉल लीग। 20 दिसंबर से शुरू होगा पहला राउंड, जबकि दूसरा चरण अगले साल 20 अप्रैल से 10 मई तक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर आज शाम यहां थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों के पास स्थानीय समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन के लिए खासतौर से 24 घंटे का समय शेष रहेगा। पहले चरण में 18 जिले के 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। 121 सीटों पर प्रथम चरण में कुल 3 लाख, अगर बात की जाए तो 3,75,13,302 मतदाता करीब 1,314 प्रत्याशियों के भाग्य 6 नवंबर को ईवीएम में बंद करेंगे। पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार लोगों की नजर बनी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों क्षेत्रों में एनडीए का पलड़ा भारी था। पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उधर चुनाव आयोग ने भी पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मतदान के लिए चुनाव मशीनरी उत्सव का माहौल सृजित करें, साथ ही बड़ी संख्या में मतदान के लिए प्रोत्साहित करें। इस बार के चुनाव अभियान में नौकरी, पलायन, बिहारी अस्मिता जैसे मुद्दे सभी पार्टियों के लिए प्रमुख मुद्दे बन चुके हैं और इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव भी घूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। यह संवाद भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। आज बिहार में पहले चरण के चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनके सुझाव भी सुनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारी मातृशक्ति भी असाधारण ऊर्जा और पूरे समर्पण भाव से जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतंत्र की यात्रा को और सशक्त बना रही है। आज दोपहर 3:30 बजे होने वाले संवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे माताओं बहनों से चर्चा को लेकर बहुत उत्सुक हैं। बिहार में महिला वोटर पर दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन का खासा फोकस रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की एनडीए सरकार ने 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की है, जो आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने की एक योजना का हिस्सा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा और आज प्रचार का अंतिम दिन है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार चुनाव के पहले चरण के अंतिम दिन एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उनका एक रोड शो का भी कार्यक्रम है। जेपी नड्डा भोजपुर जिले के पढ़ारा विधानसभा में कोइलवर के दौलतपुर खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं आज गयाजी में एक रोड शो भी वो करेंगे। गयाजी में जेपी नड्डा का आज शाम विष्णुपथ से लेकर बाटा मोड़ तक रोड शो का कार्यक्रम है। गया शहर विधानसभा सीट से डॉक्टर प्रेम कुमार 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और जेपी नड्डा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम पार्टी मुख्यालय में महासचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। इस बैठक में अब तक के चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और अगले चरण की रणनीति पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रचार की दिशा और प्रमुख मुद्दों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार चुनाव के पहले चरण के अंतिम दिन 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज औरई, मधुबन और सिकटा विधानसभा सीट में एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे। अमित शाह की पहली जनसभा औरई के जाले में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी जनसभा मधुबन विधानसभा सीट के लिए चकिया के गांधी मैदान में होगी। वहीं तीसरी जनसभा मेनाटाड सिकटा स्थित SS+2 स्कूल रामपुरवा में करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कल चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर बिहार में डिफेंस कॉरिडोर तैयार किया जाएगा और प्रत्येक जिले में कारखाने लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज 4 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह आज रखोपुर, फतुहा, सिमरी, बख्तियारपुर और तारापुर विधानसभा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन के घटक दल भी जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज औरंगाबाद, कुटुंबा और वजीरगंज में चुनावी जनसभा करेंगे। राहुल गांधी अपनी पहली जनसभा औरंगाबाद के परसा टिकरा खेल मैदान में करेंगे। वे औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन से संबंधित प्रत्याशी भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। वहीं उनकी दूसरी जनसभा कुटुंबा के प्राचीनगढ़ खेल मैदान में होगी। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा के प्रत्याशी राजेश कुमार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी की तीसरी जनसभा वजीरगंज के बूढ़ी पहिमार में होगी। इस दौरान कई अन्य राज्य स्तरीय नेता भी मौजूद रहेंगे। और वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे और राजद नेता तेजस्वी यादव आज बिहार में ताबड़तोड़ 17 जनसभाएं करेंगे। समस्तीपुर से रैली शुरू होकर बेगूसराय, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए वैशाली में तेजस्वी यादव की जनसभा समाप्त होगी। आज वे अपने चुनावी क्षेत्र रघुपुरा में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी की तरफ से भी प्रशांत किशोर आज आखिरी दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए रोड शो करेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी कस्बा, अररिया, जोकीहाट और ठाकुरगंज विधानसभा की सीटों पर 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के रोड शो पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए हम इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन ये चिंता का विषय जरूर रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। अपने स्वास्थ्य की चिंताओं को जाहिर करते हुए लालू यादव जेल से बाहर हैं। उनकी उम्र को देखते हुए हम लोग इस बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, पर ये चिंता का विषय जरूर रहा है। देखिए, कानून सबके लिए एक बराबर है और एक बराबर होना भी चाहिए। आपने स्वास्थ्य की चिंताओं को जाहिर करते हुए आप बाहर हैं। ऐसे में कभी आप परिवार के साथ घूमने निकल जाते हैं, कुछ तस्वीरें आपकी खेलते कूदते दिख जाती है लोगों के साथ, प्रचार में आप जा रहे हैं, नामांकन में आप जा रहे हैं, दूसरों के यहाँ भोज निमंत्रण में आप जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सारे कार्य कर पा रहे हैं, देखिए मैं कतई, उनकी उम्र है और उम्र की वजह से यकीनन तकलीफ़ें होंगी, पर ऐसे में जिस विषय को आपने आधार बनाया, कानून की धाराओं का दुरुपयोग करना भी अपने में एक अपराध है। तो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए यहाँ नजर आए चिराग पासवान। और वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मोकामा हत्याकांड में अनंत सिंह को फंसाने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल की स्थिति से स्पष्ट नजर आ रहा है कि अनंत सिंह को गिरफ्तार करवाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही षड्यंत्र का खुलासा हो जाएगा। मोकामा की घटना कराने के पीछे एक साजिश है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जिस बोल्डर का इस्तेमाल वहाँ टाल में हुआ है, वो बोल्डर टाल में नहीं रहता। वो बोल्डर रेलवे लाइन के किनारे लाया। कौन लाया रेलवे लाइन के किनारे से? तो जिसने भी लाया उसका उद्देश्य एक ही था
कि किसी तरह इस घटना को कराया जाए और अनंत सिंह जी को पर FIR दर्ज करें। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में अवैध रूप से इस्तेमाल किए जा रहे 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इनमें 9 करोड़ 62 लाख रुपए नकद, 42 करोड़ 14 लाख रुपए की 9.5 लाख लीटर शराब, 24 करोड़ 61 लाख रुपए के नशीले पदार्थ और 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की कीमती धातुएं शामिल हैं। चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एजेंसियों की मदद से 5.8 करोड़ रुपए और 26 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अन्य मुफ्त सामान जब्त किए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सभी प्रवर्तन अधिकारियों को चुनाव के दौरान नकदी, ड्रग्स, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखने को कहा है कि निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग आज अपने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगा। इसमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार गणना चरण से ये प्रक्रिया शुरू होगी, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस प्रक्रिया में BLO घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। वहीं 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, जबकि 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। SIR के इस नए चरण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फर्जी वोटर्स के सहारे सरकार चलाने का भी आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए अमित मालवीय ने कहा कि उपयुक्त अधिकारियों से मतदाता सूची में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की जांच करवाई जाए। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन में गया था। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो पश्चिम बंगाल में SIR के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसको रिव्यू करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत और अवैध तरीके से दिए गए हैं। जो अधिकारी डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। ऐसे में हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उनकी उपयुक्त अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाएं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार TMC को हराने का मन बना चुकी है। जनता ने इस बार ठान लिया
वो लोग तृणमूल का विसर्जन दे के रहेगा। तृणमूल का एजेंडा साफ है कि जो लोग मृतक है, जो लोग गुजर गए, वो लोग भी तो किसी का पिता थे, किसी का प्रेमिक हुआ करते थे, किसी का भाई था। क्या ह्यूमन फेस लेकर के हम उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रख सकते हैं? जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, वो भी तो इंसान है। क्या भारत में उसका नाम नहीं ले सकते वोटर लिस्ट में? ये तृणमूल का अप्रोच है। फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए चौथे बार सत्ता में आने का कोशिश कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की जनता ये होने नहीं देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच ये बैठक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है। बैठक के दौरान दोनों नेता रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। भारत और इजरायल के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें हाल के वर्षों में और अधिक गति मिली है। ये बैठक दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पूर्वोत्तर की 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ये पुरस्कार पुणे स्थित संगठन सरहद द्वारा गुवाहाटी के NEDFI हाउस में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका लेशराम मेमा देवी, अनुभवी जनसंपर्क पेशेवर LR सेलो, लेखक और कहानीकार येशे दोरजी थोंगची, प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर डेविड R सिमलही, लेखक और सांस्कृतिक क्यूरेटर डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका और अभिनेता और फिल्म निर्माता रजनी बसुमतारी को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। For their tremendous contribution to the rich cultural heritage fabric of our nation, these awards in the memory of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika ji will motivate us to keep his memory immortal, to follow his footsteps. ऑल इंडिया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 की सोमवार को लॉन्चिंग हुई। इस कैंपेन के दौरान देश भर में 300 से ज़्यादा जगह पर पेंशनर्स के लिए कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें पेंशनर्स अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये कैंपेन DOPPW के द्वारा शुरू किया गया है और इस पूरे अभियान में CGCA, CGDA, पेंशनर्स एसोसिएशन और कई बैंक्स भी जुड़ेंगे, जो इस अभियान को सफल बनाएंगे। इस मुद्दे पर कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन वंदना गुप्ता से बातचीत की हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। आज ऑल इंडिया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 का लॉन्चिंग हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CGCA जनरल वंदना गुप्ता जी हैं। मैम, किस तरह से ये कैंपेन अब चलने वाला है और कौन कौन से डिपार्टमेंट के ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो डिपार्टमेंट है, DOPPW है। लेकिन इसमें खाली टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ही नहीं, डिफेंस के लोग भी जुड़ेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी जुड़ेंगे। 19 इसमें बैंक्स भी जुड़ेंगे जो कि पेमेंट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। इसके अलावा इसमें मेती डिपार्टमेंट जो है वो भी जुड़ेगा, UIDAI भी जुड़ेगा। तो हम कितने पेंशनर्स का डेटा आप लोगों के पास है जिसको इसका फ़ायदा होने वाला है और कितनी सिटीज़ में कैंपेनिंग चलेगी और किस तरह से चलेगा? अगर मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं तो हमारे डिपार्टमेंट के 23,200 लोग नवंबर में ही उनका ड्यू हो रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ पहले के भी होंगे, जैसे अक्टूबर वाले होंगे, सितंबर वाले होंगे, जो किसी वजह से नहीं कर पाए होंगे या जिनका किसी वजह से नहीं रजिस्टर हो पाया होगा, तो वो लोग भी आएंगे, वो इसमें आएंगे। तो मुझे लगता है 25,000 के आसपास तो सिर्फ टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लोग ही होंगे। और इसको करने के लिए हम लोग जो है 171 शहरों में कैंप्स भी लगा रहे हैं। जैसे मेरे जो ऑफिसेज हैं वो सिर्फ 28 हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन हर ऑफिस अपने क्षेत्र में बहुत सारे नंबर ऑफ कैंप्स लगा रहा है। जैसे दिल्ली की मैं बात करूं तो ये लोग दिल्ली NCR में 24 कैंप्स लगा रहा है। कुल मिला के हम लोग 320 कैंप्स लगाएंगे, जो पिछले साल सिर्फ 226 थे। वो भी अच्छा आंकड़ा था।
उसके चलते हम लोग 98.2% डीएलसी करा पाए थे, थोड़े ही कम रह गए थे। इस बार जो हमारा जो ध्येय है वो पूरे 100%। पेंशनर्स होते हैं, उनको हर साल अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है सरकार को देना होता है और इसी को लेकर ये कैंपेन की शुरुआत की गई है। कैंपेन 4.0 है, पिछले 4 साल से कैंपेन चल रहा है और इस कैंपेन का दरअसल मकसद ये है कि जो पेंशनर्स हैं उनको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने में जो है सहूलियत हो। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में 2 दिवसीय 7वें गृह समिट का आयोजन किया गया। आयोजन में गणमान्य विशिष्ट अतिथि शामिल रहे, साथ ही आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव भी मौजूद रहे। This is a wonderful event which is converging a lot of energy of invention, industry with institutions and academic practice. So this is very inspiring because it recognizes how we can innovate, how that innovation can be implemented, and also acknowledging the winners. So this inspires a whole lot of others to emulate. राजधानी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज खासतौर पर 17वां संस्करण गृहा का रखा गया है। ये बेसिकली रेटिंग एजेंसी की तरह काम करती है, जो ग्रीनरी को लेकर के प्राइवेट हो या कमर्शियल सेक्टर्स हो, वहाँ पर क्या कुछ ग्रीनरी को लेकर के काम किया गया है, एनवायरनमेंट को लेकर के कितने सजग रहे हैं, इसको लेकर के रेटिंग करते हैं। और इस मौके पर खासतौर पर अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने अवार्ड भी बांटे। कैमरा पर्सन जगदेव, अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज़। डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो में लगे सीसीटीवी कैमरों के संदर्भ में फैली गलत खबरों का खंडन किया है। डीएमआरसी ने कहा है कि सभी ट्रेनों को सेवा में शामिल किए जाने से पहले निरीक्षण से गुजारा जाता है। अगर कोई भी सीसीटीवी कैमरा खराब होता है तो उसकी मरम्मत की जाती है। साथ ही डीएमआरसी ने कहा है कि ये वार्षिक संख्या है जो 24,000 सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क के संदर्भ में बहुत ही कम है, यानी हर दिन अधिकतर कैमरे ठीक तरह से काम करते हैं। डीएमआरसी ने एक आरटीआई के जवाब के बाद फैली भ्रामक खबरों को दूर करने के लिए ये जवाब दिया है। दुनिया ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ 4 नवंबर 2016 को पेरिस समझौते के रूप में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इसका लक्ष्य धरती के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है। इस वैश्विक पहल में भारत ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और सतत विकास के क्षेत्र में भारत ने दिखाया है कि प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ चल सकते हैं। चार नवंबर 2016 यह तारीख दुनिया के जलवायु इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है। इसी दिन पेरिस समझौता प्रभावी हुआ, एक ऐसा वैश्विक संकल्प जिसका उद्देश्य था धरती के तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करना। यह समझौता तब लागू हुआ जब 55 देशों ने, जो दुनिया के 55% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, इसे मंजूरी दी। इस वैश्विक प्रयास में भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। जलवायु न्याय और सतत विकास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत ने अपने वादों को हकीकत में बदला है। भारत और फ्रांस की पहल पर शुरू हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो 100 से अधिक देशों को एक सूत्र में जोड़ता है, एक सोच के साथ। एक सूरज, एक दुनिया, एक ग्रिड। भारत ने बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और वनीकरण जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों के तहत भारत 2030 तक अपनी जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने की राह पर है और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का संकल्प रखता है। देश में अब तक 180 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है, जिसमें सौर, पवन, बायोमास और लघु जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना। राष्ट्रीय सौर मिशन, पवन ऊर्जा मिशन और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसी योजनाओं ने इस परिवर्तन की गति को और तेज किया है। जैसे जैसे दुनिया COP30 की तैयारी कर रही है, भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज के रूप में उभर रहा है। उदाहरण पेश करते हुए
विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम रख रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात क्रिकेट की, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक विश्व कप का खिताब जीता तो पूरा देश जीत के जश्न में डूब गया। भारत की जीत के बाद हर ओर ढोल नगाड़ों के साथ क्रिकेट प्रेमी झूमते नजर आए, तो वहीं खिलाड़ियों के परिजनों के साथ साथ आसपास के लोग भारतीय महिला टीम की जीत के रंग में रंगे हुए नजर आए। किस तरह का ये जश्न रहा, आप देखिए तस्वीरें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। भारत की बेटियों द्वारा महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने पर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। जैसे ही टीम इंडिया ने विश्व कप के खिताब पर कब्जा जमाया, वैसे ही पूरे देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। क्या शहर, क्या गांव, देश के कोने कोने में लोग जीत का जश्न मनाते नजर आए। वुमेन्स टीम ने ट्रॉफी जीती, इसके लिए शंखनाद करना चाहूंगा। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया वुमेन्स सबसे महान। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मोहाली में भारतीय क्रिकेटर अमनजोत कौर के घर भी देखने को मिला। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत पैकेज लाए ग्राउंड में, तो डांस भी किया यहाँ पे भाइयों ने, उसके भाई ने। भारतीय टीम की शानदार जीत पर भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के परिजनों ने खुशी जाहिर की। दीप्ति ने पूरी प्रतियोगिता में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। दीप्ति ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये हमें उम्मीद थी, वो खरी उतरी। पूरी टीम इंडिया को बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो। अब इसमें हमें खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, पूरे देश में खुशी का माहौल होगा और दीप्ति आएगी तो उसका सम्मान होगा पूरे आगरा में। जाहिर तौर पर क्रिकेट के मैदान पर भारत की बेटियों की ये सबसे बड़ी जीत है। यह जीत जहां पूरे देशवासियों को गौरवान्वित कर रही है, वहीं खेलों में भारतीय महिलाओं के दबदबे की कहानी भी बयां कर रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।